नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube के और ऐप के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम बैंकिंग की पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर बैंकिंग के सभी एग्जाम को, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, कवर करेंगे। चाहे हमारे कोई भी एग्जाम हो, आज उन सभी एग्जाम से रिलेटेड हम बेसिक कंसेप्ट को चलाएंगे। ये जो क्लास है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि भाई उनकी जो शुरुआत हो रही है वो बिगिनर लेवल से हो करके एडवांस लेवल तक चलाई जाएगी। लेकिन बिगिनर लेवल के अंदर आज हम पढ़ाएंगे क्या क्या, वो सब चीजें, उसका इंट्रोडक्शन, उन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर मिलती जाएगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पढ़ाई जाएंगी देख लीजिएगा आज की क्लास में। आज सबसे पहली चीज है कि बच्चे को शुरुआत में बताया जाएगा कि वर्ड्स क्या हैं और उनका रोल क्या है आपके एग्जाम्स के अंदर। वर्ड्स के बाद में वर्ड फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये भी बताया जाएगा वर्ड फॉर्मेशन के बाद। तीसरा पॉइंट बताया जाएगा सेंटेंसेस का बचा, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की फ्रेमिंग के बाद आपको सेंटेंस और प्रेडिकेट में डिफरेंस बताया जाएगा। सेंटेंस और प्रेडिकेट के डिफरेंसेस के बाद में आपको आज पढ़ाए जाएंगे क्लोजेस पढ़ाए जाएंगे, और क्लोजेस के साथ साथ आपको फ्रेजेस की भी जानकारी दी जाएगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं। इसी के बाद अगर क्लास का समय बचा तो सभी विद्यार्थियों को आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हम आपको दोनों सेक्शन कवर करवाएंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपैरेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो इन सभी चीजों को साथ साथ आज पढ़ाया जाएगा। प्लस हम कोशिश करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को जो पढ़ाना शुरू करें तो उन सभी वर्ड्स की साउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दें कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से कौन सा साउंड क्रिएट करता है, ताकि साउंड अगर आप पकड़ पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर पाएंगे, तो स्पेलिंग टेस्ट जैसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उनकी स्पेलिंग की फॉर्मेशंस को इजीली कवर कर पाएंगे। तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ इन बेसिक चीजों को लेकर चलने वाला है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो हम जीरो से एंड तक चलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। सबसे पहली चीज, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है इसका लॉजिक समझना। पढ़ाने का पर्पस बहुत सिंपल है बच्चा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके एग्जाम की या इंग्लिश ग्रामर की टर्म्स को जानते ही नहीं है। जब मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चा ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को दिखा रहा है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, या फ्रेज है, या फ्रेज के बाद में वर्बल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जब चीजें बताई जाएंगी तब जब बच्चे को पता ही नहीं होगा तो वह सही प्रकार से एरर को कंसीडर नहीं कर पाएगा। और जब एरर कंसीडर नहीं होगा तो हमारा मोटिव कैसे पूरा होगा, कि ग्रामर कैसे पूरी होगी भाई। तो इसीलिए इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट्स क्लियर अगर एक बार को हो गए तो आपको बाद में अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने में, लिंक करने में समस्या नहीं आएगी। हालांकि पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि नाउन पढ़ाया जाए, लेकिन जब तक आप इन स्ट्रक्चर्स को नहीं जानेंगे तो नाउन कहां पर प्लेस होना है, किस काम में आना है, वो नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आज की क्लास के लिए हम इन सभी चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास स्टार्ट होता है, शुरुआत करते हैं बच्चा। सबसे पहला वर्ड होता है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश कुछ भी नहीं, केवल एक भाषा है। भाषा यानी लैंग्वेज है। ऑब्वियसली आप सभी ये चीजें जानते होंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन असलियत में लैंग्वेज यानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है साउंड से, यानी ध्वनि से। साउंड से उत्पत्ति हुई है, यानी ध्वनि से उत्पत्ति हुई है। आदि मानव काल में जब कोई भी व्यक्ति बोलता था या जब भी कोई व्यक्ति कुछ सुनता था, बातें करते थे, अपने मैसेजेस को दूसरे तक डिलीवर करते थे, तो जैसे जानवर अपने मैसेज क्लियर करते हैं वैसे ही इंसान भी अपने मैसेजेस को देने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस, साउंड और साउंड के बाद में जेस्चर्स दिखाते थे, और कुछ
ध्वनि क्रिएट करते थे जिससे सामने वाले को हमारी बातें समझ में आ जाए। अब साउंड जो थी उस समय में जो थी वो अलग अलग प्रकार की थी, उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन उस साउंड को समझने के लिए भाषा के विद यानी भाषाविद यानी जितने भी लिंग्विस्टिक्स थे, लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है जितने भी भाषा के ज्ञानी थे, उन्होंने इन ध्वनियों को रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने इन साउंड को सिंबल्स में बदलना शुरू कर दिया। साउंड को जब सिंबल्स में बदला तब नोटिस किया गया कि ए से जेड तक के हमारे पास में 26 लेटर्स आए। 26 लेटर्स आए। 26 लेटर्स का मतलब 26 वर्ण आए। इन 26 वर्णों को साउंड में नोटिस किया गया। ए, ई, आई, ओ, यू, ऊ, अलग अलग वर्ण। ऐसे ही अल्फाबेट की बात करें तो ए से जेड तक हमारे पास अल्फाबेट आए। अब अल्फाबेट आए तो इन अल्फाबेट को इन्होंने किस लिए बनाया था? ताकि इस साउंड को, ध्वनि को सिंबल यानी कि कोई रूप दिया जा सके, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाया जा सके और भाषा को एक नया रूप दिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस भाषा के सेक्शन को, इन सिंबल्स को दो हिस्सों में बांटा। दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा जो गया वो गया वोवेल्स के अंदर, वोवेल जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और इस स्वर के अंदर अंग्रेजी में 5 हिस्से जोड़े गए। ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन समस्या क्या है कि जब बच्चा पढ़ता है तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे साउंड आते हैं जिसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि यू का साउंड, जैसे हम बोलते हैं यूरोपियन, यूरोपियन में यू का साउंड आता है लेकिन शुरुआत ई से होती है, ई से शुरुआत होती है। ऐसे ही हम बोलते हैं 1 रुपी नोट, व से साउंड आता है लेकिन शुरुआत हम करते हैं ओ से। तो ऐसे बहुत सारे साउंड रिलेटेड वर्ड्स हैं जो बच्चे के लिए पजल क्रिएट करते हैं। फिर हमने वॉवेल के बाद 5 हिस्सों को अलग करने के बाद बचे हुए हिस्से को नाम दिया कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में बच्चा कहते हैं व्यंजन, हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन में हमारे पास में कौन कौन से शब्द हैं? जैसे बी, सी, डी, एफ। एफ के बाद में हमारे पास में आपके पास और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो जेड तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। ये वोवेल 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट अंग्रेजी के अंदर 21 होते हैं क्योंकि 26 ही हमारे पास लेटर्स काउंट होते हैं। 26 लेटर्स जब काउंट होते हैं तो अब आता है मेन इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या? क्योंकि हमें हिंदी से अंग्रेजी पढ़नी है तो स्वर से बात करें तो हमारे पास 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वर का ज्यादा विस्तृत रूप मिलता है किताबों के अंदर। अंग्रेजों ने भी ये माना है कि वोवेल को समझने के लिए यदि किसी व्यक्ति को समझाना है तो आप इन स्वर को पढ़ लीजिए, वोवेल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये स्वर जो होते हैं एक तरीके से मात्रा का काम करते हैं और एक सही स्पेलिंग को बनाने की हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से लगभग 35 से 36 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़ टाइप से 36 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को जब अलग अलग प्रकार से स्वर से जोड़ा जाता है तो विभिन्न प्रकार के साउंड क्रिएट होते हैं जिससे एक शब्द की प्रोनंसिएशन इंप्रूव होती है। प्रोनंसिएशन जब इंप्रूव होती है तो उस शब्द को लिखते समय में जब हम की बात करते हैं तो एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट नाम का एक टॉपिक आता है। प्रोनंसिएशन अगर हमारी अच्छी होगी तो इस स्पेलिंग टेस्ट को कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें एग्जाम में 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप साउंड की बात करते हैं तो एक साउंड, एक वोवेल से काफी सारी ध्वनियां निकलती हैं, काफी सारी ध्वनियां निकलती हैं। एग्जाम्पल यदि देखना चाहें तो मैं यहां पर सबसे पहला शब्द लिखता हूं, पढ़िएगा जरा। सी से शुरुआत करी और पहला वर्ड हमारे पास हमने लिखा केमिस्ट का। सी से शुरुआत करी और पहला वर्ड हमने लिखा केमिस्ट का। केमिस्ट के अंदर आप नोटिस कीजिए क का साउंड आता है, क का साउंड आता है। अब इसके बाद अगर हमने दूसरा वर्ड लिखा बचा चैंपियन का, दूसरा वर्ड लिखा बचा हमने चैंपियन का, तो चैंपियन जैसे ही हमने लिखा तो इसमें आपके सामने च का साउंड आता है। ऐसे ही अगर मैंने यहां पर शैंपेन लिख दिया,
ऐसे ही मैंने जब यहां पर शैंपेन लिख दिया तो यहां पर श का साउंड आता है, श का साउंड आता है। तो ये चीजें जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आप किसी भी लेटर को पढ़ते हैं, किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं, तो आपके पास में साउंड की नॉलेज होनी कंपलसरी है, साउंड की नॉलेज होनी कंपलसरी है। अदरवाइज यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती, काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्पेलिंग बनाते समय इन वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं कुछ यहां पर वर्ड्स लिखता हूं, आप उन वर्ड्स को देखिएगा और उनकी साउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा, साउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, वर्ड देखिएगा, सबसे पहला वर्ड लिखा बच्चा मैंने, सबसे पहले मैंने यहां पे 3 वर्ड लिखे हैं और भी 1-2 लिख देते हैं। जैसे हमारे पास अगला वर्ड आता है यहां पे, इन वर्ड्स को पढ़ते समय आपको केवल एक ही ध्वनि को ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्वनि को ध्यान देना है। ये जो वर्ड लिखा मैंने 4 सेक्शन में, इसमें आपको ई की ध्वनि को ध्यान देना है, ई की ध्वनि को ध्यान देना है। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको सहायता करेंगे काफी ज्यादा वोकेबलरी बनाने में, काफी ज्यादा वोकेबलरी की रीडिंग में काफी सहायता करेंगे। लिखते जाइएगा, देखते जाइएगा। यहां पर आपको आई की ध्वनि को फोकस करना है, जैसे वाइड, लाइफ, आयरन, आयरन। ऐसे ही अगला वर्ड है लिप, जिप। ऐसे ही काफी सारे वर्ड्स आपके सामने आते हैं, काफी सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जल्दी से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप इन वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ने के दौरान आपके सामने काफी सारे वर्ड्स की ध्वनि आएगी, वर्ड्स की ध्वनि आएगी। जैसे आप बोलते हैं एप्पल, एप्पल में अ का साउंड आता है, अ यानी एप्पल, एप्पल में अ का साउंड आता है। यहां पर हम ए को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, इसे हम शॉर्ट साउंड कहते हैं, शॉर्ट साउंड कहते हैं, याद रखना। लेकिन जब आप इस वर्ड को पढ़ते हैं स्नेक, जब आप पढ़ते हैं स्नेक, स्नेक में आप इस ए की ध्वनि को काफी लॉन्ग खींचते हैं, काफी लॉन्ग खींचते हैं। जैसे आप डिफरेंस देखिए, एप्पल, स्नेक, स्नेक, तो ए को आपको खींचना पड़ता है। जब ए को खींचना पड़ता है तो समझ में आएगा कि ए की ध्वनि चेंज होती है। ऐसे ही जब स्नेक के बाद ए के यहां पे साउंड आता है, लेकिन यहां पे फा आ का साउंड आता है, फादर, आ का साउंड आता है जब आप बोलते हैं फादर,
फादर जब बोलते हैं तो ए का ध्वनि बदल जाता है। जब आप इस वर्ड को बोलते हैं बॉल, तो बॉल में ये ए नहीं, ये ओ का साउंड क्रिएट करता है बॉल। ऐसे ही मैनी में मैनी में ये ए का साउंड आता है और बहुत लो साउंड के साथ हम बोलते हैं मैनी। जब आप नोटिस करते हैं केवल एक ही लेटर को बोलते समय हम मल्टीपल टाइम इसको चेंज करते हैं, मल्टीपल टाइम चेंज करते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर बार ए का साउंड सेम नहीं रहेगा, बी का साउंड सेम नहीं रहेगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने ए आ ओ ए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हिंदी के स्वर से मिलकर बने हैं। ऐसे ही जब आप बोलते हैं बेड, बैड, तो बेड में ई का साउंड बहुत लो साउंड बोला जाता है, लेकिन जब आप बोलते हैं हेड, हेड में ये साउंड थोड़ा स्ट्रेच होता है, थोड़ा स्ट्रेच होता है। लेकिन लीड जब बोलते हैं ई का साउंड बहुत ज्यादा आता है। ऐसे ही हियर बोलते हैं हियर, हियर, तो हियर में भी ई का साउंड आता है। लेकिन थीम, थीम, सीजन, फीट, तो यहां पर लो और हाई साउंड की बात की जाती है। ऐसे ही वाइड, वाइड जब बोलते हैं तो यहां पे देखिए ई का साउंड है, लेकिन लाइफ बोलते हैं तो यहां पे वाई का साउंड है। आयरन बोलते हैं तो यहां पर आयरन ये वाला साउंड आता है। लिप बोलते हैं तो ई, जिप बोलते हैं तो काइट बोलते हैं तो आ का साउंड आता है। स्पाइक बोलते हैं तो यहां पे आ का साउंड आता है। तो जब आप इनकी रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के दौरान इन वर्ड्स को फोकस करना, ताकि आपके सामने गलती से स्पेलिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। मैं यहाँ पे 5 वर्ड लिखता हूं, इन 5 वर्ड को एक बार देखिएगा और इनकी स्पेलिंग्स को रीड करने की कोशिश कीजिएगा, पहचानिएगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला वर्ड है हमारे पास में ऐसे ही स्पेलिंग दूसरी हमने लिखी तीसरी स्पेलिंग हमने ऐसे ही लिखी है बच्चा यहाँ पे बेलिग्रेंट के बाद में। ऐसे ही हमने एक और स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे डेमेगॉग के बाद में। ऐसे ही एक स्पेलिंग लिखी जेटिसन। यहां पर 5 वर्ड्स लिखे हैं, यहां पर 5 वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड आपके सामने है जिसका अर्थ है एंटीपैथी। इसको हिंदी में नफरत करना कहते हैं बच्चा, एंटीपैथी नफरत करना कहते हैं। अब कई बच्चे स्पेलिंग लिखते समय में एंटीपैथी में इस आई के स्थान पर दिमाग में लगाते हैं कि यहां पर वाई आना चाहिए, और पैथी में पैथे के साथ में वाई की जगह ई आना चाहिए। जब वो ऐसी कैलकुलेशन को बिठाते हैं, कंफ्यूजन को बिठाते हैं, तो स्पेलिंग सही बनने की जगह और ज्यादा गलत हो जाती है, जबकि ये स्पेलिंग परफेक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगला वर्ड आता है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट होता है लड़ाकू, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो बैली की स्पेलिंग में बैली BELLY भी होता है। जब हम BELLY बोलते हैं तो बैली का अर्थ पेट यानी स्टमक बन जाता है, तोंद बन जाता है। लेकिन बेलिगरेंट जब लिखते हैं तो झगड़ालू वर्ड बनता है। अगला वर्ड है डेमेगॉग। डेमेगॉग में डेमे का अर्थ होता है जनता, डेमेगॉग का अर्थ होता है जनता का नेता, जनता का नेता जो जनता को अपनी बातों में लेकर चले। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है बच्चा, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र। इस वर्ड को थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं, पहले उसको फिनिश कर देते हैं। लोकतंत्र के बाद अगला वर्ड आता है बच्चा जेटिसन। अगला वर्ड आता है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है चीजों को श्रृंखला में लगाना, चीजों
चीजों को श्रृंखला में लिखना एक सीक्वेंस में, सॉरी, जेटिसन का अर्थ होता है, सॉरी माय बैड, मेरी गलती हो गई, जेटिसन का अर्थ होता है एक्स्ट्रा सामान को, लगेज को उठा उठाकर बाहर फेंकना, जहाज से बाहर फेंकना। अब यहां पर स्पेलिंग तो चारों की सही है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन पेपर में आएगी तो ऐसी स्पेलिंग आएगी तो कंफ्यूजन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला पॉइंट हमारा समाप्त हुआ कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है चीजों की साउंड पर। पुराने इंग्लिश की किताबों में जब ट्रांसलेशन सिखाई जाती है बच्चों को, तो ट्रांसलेशन वाली किताबों के अंदर 12 खाड़ी नाम का एक कायदा आता था, कायदा यानी किताब आती थी, किताब में 12 खाड़ी का एक पन्ना होता था, इसके अंदर ए से क्रिएट होने वाले सभी साउंड, बी से क्रिएट होने वाले सभी साउंड, जेड से क्रिएट होने वाले सभी साउंड्स को लिखा जाता था कि जब भी ये वर्ड इससे जुड़ेगा तो इस प्रकार का साउंड आएगा। आपको रिकॉल करा देते हैं, जैसे कि हम एक वर्ड बोलते हैं पे, पे, आपके सामने एक वर्ड बोलते हैं पे। अब इस पे फॉर पतंग में अगर मुझे साउंड क्रिएट करना है तो आप नोटिस कीजिए, पे, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पे। यहां पर कुछ लगभग 12 साउंड क्रिएट होती हैं। ऐसे ही कै, का, की, कुकू, के, कई, को, कौ, कंक है। अब आपको अजीब लगेगा कि ये पहली क्लास में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। अजीब लगना भी जायज है, क्योंकि ये चीजें बच्चे को तब पढ़ाई जाती हैं जब बच्चा तीसरी चौथी क्लास के अंदर होता है, और तीसरी चौथी क्लास के अंदर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं कि बेटा इस तरीके से पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर होते चले जाएंगे, और स्पोकन में, रीडिंग में, वर्ड्स को पढ़ने में कभी समस्या नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम ये कि बच्चा ये चीजें फोकस नहीं करता, जिस वजह से आज के दिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी रीडिंग में एक समस्या क्रिएट हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कंसेप्ट अब हमारे पास आता है वर्ड का। अब बच्चा, अभी तक हमने पढ़ा लेटर क्या होती है, अब लेटर के बाद अगला वर्ड शुरू होता है। वर्ड को कहते हैं शब्द, वर्ड को कहते हैं शब्द। शब्द क्या होता है, पहले इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए और दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स which make some meaning, which make some meaning, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो। अर्थ निकलता हो यानी कि मीनिंग निकलना जरूरी है, तभी वो वर्ड बनेगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं बनता है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं बनता है। यानी कि शब्दों का कोई भी ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकालना है या मीनिंग बनना है तो कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अब अंग्रेजी में हम कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ग्रुप, तो ग्रुप बना लेटर से, GROUP, ये 5 लेटर से मिलकर बना एक शब्द है। OF, ऑफ, ये भी एक शब्द है। लेटर्स, ये भी एक शब्द है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में उसे हम लेटर्स के ग्रुप क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ड। अब चलिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो यदि हमसे कोई पूछता है कि अंग्रेजी का स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है, अंग्रेजी का स्मॉलेस्ट वर्ड यदि कोई हमसे पूछता है, तो अंग्रेजी के स्मॉलेस्ट वर्ड में सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे तो सबसे छोटा शब्द आता है ए, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक। अकेला एक ऐसा शब्द है सबसे छोटा जिसका अर्थ होता है एक। सेम इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आई भी अंग्रेजी में सबसे छोटे शब्दों में काउंट होता है, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है मैं, हिंदी में अर्थ बनता है मैं। और अगर हमसे कोई पूछे कि अगर सबसे छोटा वर्ड है तो कोई लॉन्गेस्ट वर्ड भी होता है अंग्रेजी में, तो लॉन्गेस्ट वर्ड की यदि बात करें तो लॉन्गेस्ट वर्ड 45 लेटर्स से मिलकर बना है। अंग्रेजी के 45 लेटर्स से मिलकर लॉन्गेस्ट वर्ड बना हुआ है। और लॉन्गेस्ट वर्ड को क्या कहते हैं, मेरे साथ चाहें तो देख लीजिएगा।
नियो, मोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, सिलिको, वोल्केनो, कॉनियोसिस, कॉनियोसिस। ये अंग्रेजी का सबसे लंबा वर्ड है, सबसे लंबा वर्ड है। याद रखना, एग्जाम में कभी ऐसे वर्ड पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ एक तरीके से आपको बताने का पैटर्न था कि अंग्रेजी में सबसे छोटा अक्षर अगर वर्ड है तो ये भी एक वर्ड है। हालांकि ये एक लिवर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है। जब भी लीवर में किसी प्रकार के टॉक्सिन बनने लग जाते हैं, लीवर में कैंसर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी बीमारी को बोला जाता है नियो, मोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनोकॉनियोसिस। ये एक वर्ड है। अब एग्जाम में इस वर्ड का महत्व क्या है, एग्जाम में इस पूरे वर्ड का महत्व क्या है वो जानना जरूरी है। तो चलिए पहले मैं आपको इंग्लिश में वर्ड का महत्व दिखाता हूं कि क्या महत्व है। ये सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में अगर एग्जाम में कभी भी बात करें तो हम ये क्यों पढ़ेंगे, क्या इसका सर पैर है, क्या कॉमन सेंस है। तो आपके सामने एक बहुत छोटा सा वर्ड हमने यहां पे लिखा, एक बहुत छोटा सा वर्ड लिखा, ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिखा बच्चा मैंने एम्पल, एक वर्ड लिखा एम्पल, और मैंने आपके सामने इसके कुछ ऑप्शन दे दिए और मैंने कहा इसका सही सूटेबल सिनोनियम आपको फाइंड करना है, सही सूटेबल सिनोनियम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा यहां पर सफिशिएंट, सबसे पहले वर्ड लिखा मैंने यहां पर सफिशिएंट। 5 ऑप्शन देने हैं तो पांचों ही जाहिर सी बात है वर्ड दिए जाएंगे। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन बच्चा मैंने दिया यहां पर स्विफ्ट, तीसरा वर्ड मैंने यहां पे दिया डिलिजेंट, एक शब्द मैंने दिया एम्बी डेक्स्टर, एम्बी डेक्स्टर, एक वर्ड मैंने एम्बी डेक्स्टर के बाद लिख दिया ह्यूज। बच्चे से बोला कि इसके सिनोनियम फाइंड कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैसेज के अंदर, फाइंड द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एम्पल का अर्थ अगर बच्चे को पता है तो एम्पल का मीनिंग पता होते ही बच्चा सही आंसर लिखना शुरू कर देगा, लेकिन एम्पल का मीनिंग नहीं पता तो बच्चा सही उत्तर नहीं लिख पाएगा। अब सिनोनियम अगर फाइंड करने हैं तो सिनोनियम एक क्या है, वर्ड है, और उस वर्ड का रोल ये कि एग्जाम में साइनोनियम पूछे जाएंगे। एम्पल का अर्थ होता है बच्चा प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा, इतनी मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है, प्रचुर मात्रा को कहते हैं जितनी रिक्वायर्ड आवश्यकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं एम्पल, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा। अब जब हमें एम्पल का मीनिंग पता चल जाएगा तो रेस्ट ऑप्शंस के मीनिंग को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन के मीनिंग जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हमने एक वर्ड यहां पे पढ़ा सफिशिएंट, सफिशिएंट का अर्थ होता है जितनी आवश्यकता है उतना, पर्याप्त, पर्याप्त को कहते हैं सफिशिएंट, पर्याप्त होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। चलिए जी एक वर्ड हो गया, यही आंसर है। स्विफ्ट का अर्थ होता है बहुत तेज, बहुत तेज, ऐसी कोई चीज जिसकी स्पीड बहुत तेज है, समझदार है, बुद्धिमान है, कोई भी चीजों को बहुत तेजी से स्वीकार कर लेता है, बहुत चीजें तेजी से स्वीकार कर लेता है। डिलिजेंट कहते हैं बुद्धिमान को, मेहनती को, डिलिजेंट कहते हैं बुद्धिमान को, मेहनती को, ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेजी से चीजों को ग्रास्प कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। एम्बी डेक्स्टर ऐसा व्यक्ति होता है, एम्बी का भी हमने वर्ड बताया था, जो व्यक्ति हमारे साथ हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल के रीडिंग के सेक्शन में जुड़े हुए हैं, एक तरीके से उस सेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड हमने पढ़ाया था। एम्बी डेक्स्टर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सके, दोनों हाथों से लिखने वाला, हाथों से लिखने वाला, लिखने वाला।
अब आपने एक मूवी देखा होगा, मूवी था थ्री इडियट, मूवी था थ्री इडियट, उसमें एक चरित्र था, किरदार था, कौन सा किरदार था? थ्री इडियट में किरदार था वीरू शास्त्र बुद्धि का, वीरू शास्त्र बुद्धि का। वो व्यक्ति क्या कर सकता था? दोनों हाथों से लिखने की उसमें कला थी, तो उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। और ह्यूज का अर्थ होता है घना। जब हम घनत्व की बात करते हैं, घने की बात करते हैं, तो वर्ड बनता है ह्यूज। अब हमारे पास एम्पल का मीनिंग पता चल गया, एम्पल अपने आप में एक वर्ड है, वर्ड का मीनिंग पता चला, तो सही उत्तर हमारे पास आ गया सफिशिएंट, सही शब्द आ गया सफिशिएंट, ये बात याद रखना। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यदि देखना हो तो जाहिर सी बात है काम बनता है इससे। अब मैं आपके सामने आपके एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन एनालॉजी पर बेस है, एनालॉजी पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। यदि एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो एनालॉजी पर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन है कि अगर बाइज्ड का सिनोनियम प्रेजुडाइस है या पार्शियल है, बाइज्ड का सिनोनियम प्रेजुडाइस है या पार्शियल है, पार्शियल यानी भेदभाव करने वाला, अगर इसका यहां पर सिनोनियम है तो ऐसा वर्ड पिक कीजिए कि बायस्ड का अगर पार्शियल से कोई संबंध है, नाता है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है नीचे जो सेम संबंध लेकर आएगा, सेम संबंध लेकर आएगा। जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा एक्सल और व्हील, एक्सल और व्हील, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे ही वर्ड हमने यूज किया, दूसरा वर्ड क्या यूज किया हमने? दूसरा वर्ड यूज किया बुलेटिन। ऐसे ही वर्ड यूज किया हमने बिल्ट इन, ऐसे ही वर्ड यूज हमने किया बिल्ट, बिल्ट इन। और बिल्ट इन के बाद अगला वर्ड हमने लिखा इंक्लूडेड, अगला वर्ड हमने ऐसे ही लिखा इंक्लूडेड। इंक्लूडेड के बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आया पार्टीशन और प्रेजुडाइस, पार्टीशन और प्रेजुडाइज्ड, पार्टीशन और प्रेजुडाइज्ड। और चौथा क्वेश्चन आया लर्निंग और यील्ड, चौथा क्वेश्चन आया हमारे पास लर्निंग और यील्ड। अब यहां पर एक क्वेश्चन है बायस्ड और पार्शियल का रिलेशन निकालना, ये एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। बैंकिंग के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, बैंकिंग के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बच्चे के सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको खुद ही क्वेश्चन में रिलेशन ढूंढना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में मीनिंग देखना है, नीचे दिए गए ऑप्शन में मीनिंग देखना है, मीनिंग देखना है। तो जाहिर सी बात है आपको कैसे फोकस करना है, क्या क्या समझना है उसको देखिएगा। सबसे पहले बायस्ड का मीनिंग होता है पक्षपात करना, दो लोगों में किसी एक का पक्षपात करना, भेदभाव करना। और पार्शियल का अर्थ भी होता है जब हम किसी एक के लिए भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, जब हम एक के लिए भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। अब ऐसा कोई मीनिंग देखिएगा जहां पर दोनों का सेम अर्थ सेम ही हो, दो ऑप्शन है, दोनों का यदि अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ यदि सेम है तो वही उत्तर सही स्वीकार किया जाएगा। अब पेपर में वर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो वर्ड कैटेगरी में इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं जो आपके सामने हैं, जो आपके सामने हैं। अब बायस्ड का अर्थ अगर पक्षपात है तो एक्सल होता है जिस पर पहिया लगता है, एक्सल गाड़ियों का एक्सल जो मोड़ने के काम में आता है उस पर लगता है पहिया, तो ये दोनों आपस में समान नहीं है। जब समान नहीं है तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं बन सकता। बिल्ट इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर पहले से ही किसी चीज को जोड़ देना, बिल्ट इन का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, और इंक्लूड होता है जोड़ना। सेम ये हो सकता है लर्निंग और यील्डिंग, ये गलत हो गया, लर्निंग होता है सीखना, यील्ड होता है प्राप्त करना, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर बिल्ट इन और इंक्लूडिंग, जबकि पार्टीशन और प्रेजुडाइज इन दोनों का अर्थ ही सेम होता है पक्षपात।
दो में किसी एक का फेवर लेना, दो में किसी एक का फेवर लेना। तो ऐसे में अगर आप सिनोनियम के आधार पर ढूंढते हैं तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से ये एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं पेपर में, किस प्रकार से वन वर्ड का भी रोल आता है। वन वर्ड बैंकिंग के डायरेक्ट एग्जाम में नहीं, लेकिन इंश्योरेंस के कई एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, क्वेश्चन है पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, possessing unlimited powers। ऑप्शन है हमारे पास में omnipresent, omnipresent। क्वेश्चन नंबर 2 है omnipotent, omnipotent। क्वेश्चन नंबर 3 है omniscient। ऑप्शन नंबर 4 है omnivorous। ऑप्शन नंबर 4 है omnivorous। और बच्चे को वो दिए गए, चलो पांचवा ऑप्शन भी दे सकते हैं हम, omnificient लिख देते हैं, omnificient, omnificient। एक और ऑप्शन लिख देते हैं omnificient। अब यदि हमारे सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बच्चे से बोला जाता है कि भाई ये हो गया ए बी सी डी ई, चुनाव कीजिए आपको कौन सा सही शब्द आता है। याद रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में नहीं आते हैं। इंश्योरेंस के पेपर में आ जाए तो आ जाए, बाकी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी के लिए हम अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके लिए रूट वर्ड की एक क्लास लेकर आएंगे, वोकैबुलरी की रूट वर्ड की एक क्लास लेकर आएंगे, वोकैब की, जिसमें ढेरों क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ढेरों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पैटर्न है या तरीका है या ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। अनलिमिटेड पावर्स को पोजेस कर रखा है, अनलिमिटेड पावर्स को पोजेस कर रखा है, बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान है, बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। अब ऐसे में सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप नोटिस कीजिए, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला, अगर हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या नोटिस करेंगे कि सभी क्वेश्चन में प्रीफिक्स यानी पहला वर्ड, सभी क्वेश्चन में पहला वर्ड बिल्कुल सेम है, पहला वर्ड बिल्कुल सेम है सभी के अंदर, ओमनी, सभी वर्ड्स में पहला वर्ड सेम है। अब ओमनी यदि सेम है तो बच्चा ओमनी किसी भी वर्ड का यदि प्रीफिक्स बना है यानी शुरुआत में जुड़ा हुआ है, तो ओमनी का अर्थ होता है दोस्तों ऑल, ओमनी का अर्थ होता है ऑल, सर्व, पूरा, सर्वशक्तिमान जैसे वर्ड है ना, सवाल का जवाब है सर्वशक्तिमान, तो पहला वर्ड आता है ओमनी, ओमनी का अर्थ हो गया ऑल। अब बचा ऑल, ऑल को प्रेजेंट से जोड़ा, ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है सर्वत्र, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट होता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा वर्ड है पोटेंट, पोटेंट वर्ड बनता है ताकत से, पोटेंशियल के लिए पोटेंट वर्ड आता है, पोटेंट कहते हैं ताकत को, पोटेंट कहते हैं ताकत को। जब पोटेंट कहते हैं ताकत को तो वर्ड आया हमारे पास क्या? ओमनी पोटेंट वर्ड आया, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, पोटेंट होता है ताकत, ओमनी का अर्थ होता है ऑल। जब हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द हमारे सामने आता है। उपसर्ग और प्रत्यय का इंग्लिश वर्जन होता है प्रीफिक्स और सफिक्सेस। अगर कोई बच्चा इन प्रीफिक्स और सफिक्सेस को फोकस कर लेता है तो एक महीने के अंदर 15,000 से ज्यादा वर्ड्स उसके प्रिपेयर हो सकते
बनते हैं, और पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल बनता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। अनलिमिटेड पावर, ओमनीशिएंट होता है नॉलेज, शिएंट कहते हैं साइंस को, जानकारी को, किसी भी नॉलेज को। स्पेलिंग गलत हो गया बच्चा, दोबारा लिखते हैं। ओमनीशिएंट कहते हैं नॉलेज को, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार नॉलेज हो, अपार जानकारी हो, इतनी जानकारी हो कि वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है, तो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं ओमनीशिएंट। ऐसे ही अगला वर्ड आता है ओमनीवोरस। बच्चा वॉर एक रूट वर्ड है, वॉर एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड में वॉर का अर्थ होता है टू ईट, वॉर का अर्थ होता है टू ईट, किसी चीज को खा जाना। बचपन में आपने सुना होगा कार्निवोरस एक शब्द बोला जाता था, हार्बीवोरस एक शब्द बोला जाता था, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा सकता हो, यानी शाकाहार भी हो, मांसाहार भी हो, सब कुछ खा जाने वाले व्यक्ति को ओमनीवोरस कहते हैं। वैसे सच्चाई में ओमनीवोरस कहते हैं कॉकरोच को, क्योंकि वो पेपर भी खा सकता है, पत्थर भी खा सकता है, मिट्टी भी, खाने का सामान तो जाहिर सी बात खा सकता है, तो जो सब कुछ खा सकता है उसे ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीफिशिएंट, फिशिएंट मतलब फिक्शन से बनता है, फिक्शन यानी किसी चीज को क्रिएट करने की क्षमता, फिक्शन कहते हैं किसी चीज को बनाने की क्षमता। तो ओमनीफिशिएंट का अर्थ होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा ताकत होती है किसी भी चीज को बनाने की, बहुत ज्यादा ताकत होती है किसी भी चीज को बनाने की, क्रिएट करने की, तो वर्ड बनता है ओमनीशिएंट। तो बाकी ये सभी शब्द गलत हो गए और सही शब्द हमारे पास क्या बना, ओमनीपोटेंट। तो ऐसे ढेरों शब्द आपके साथ में डिस्कशन में लाए जाएंगे अगली कुछ क्लासेस के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ड क्या है, तो वर्ड से बच्चा 5 से 6 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, 6 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। पहला साइनोनियम का, एंटोनियम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, इडियम्स का, इडियम्स के बाद फ्रेजेस का, फ्रेजेस के बाद में होमोनियम्स हो गए, तो उसके बाद में कोलोकेशंस हो गए, 7 सेक्शन हो गए, ये आपको पढ़ने हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चा, इस हिस्से के बाद में वर्ड्स की फैमिली भी होती है। इस सेक्शन को जब अभी पढ़ेंगे, इस सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर हम आपको अलग अलग सेक्शन के रोल बताएंगे, काम बताएंगे कि यदि पार्ट ऑफ स्पीच में, यदि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो उनके क्या क्या रोल हैं। तो आज हम रोल पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। वर्ड फैमिली कहें, वर्ड्स फैमिली कहें, या कहें रोल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, रोल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये सभी वर्ड का हिस्सा है। एक वाक्य को बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग प्रकार से रोल प्ले करता है। तो आज इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा, काम बनेगा, ताकि एक बेस तैयार हो जाए, बेस तैयार हो जाए। क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम चुनाव किया है, तो बैंकिंग के एग्जाम के अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो पहले शायद नहीं पढ़ी होती है। तो पहला हिस्सा आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, सबसे पहला हिस्सा है नाउन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं, सबसे पहला हिस्सा है नाउन। नाउन को बोला जाता है बच्चा संज्ञा, नाउन को बोला जाता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी चीज का नाम रखना, नाम रखने का अर्थ होता है द नेम ऑफ, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग। तो जब भी हम किसी भी चीज का नाम रखते हैं तो नाम रखने की प्रथा को संज्ञा कहते हैं। इस बात को थोड़ा से विस्तार में समझते हैं, बेसिक में इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे चीजें बताएंगे। बच्चा नाउन का काम इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नाउन का काम होता है नाम रखना। अब नाम किन किन चीजों का रखा जा सकता है वो देखते हैं। नाम हर उस चीज का रखा जा सकता है जिसे आप देख सकते हैं, और देखने वाली चीजों को कहते हैं विजिबल थिंग्स।
अब देख क्या क्या सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप किसी पर्सन को देख सकते हैं, यानी व्यक्ति दिखाई दे सकता है। व्यक्ति, इंसान छोड़ दो तो कोई भी लिविंग हो सकता है, यानी एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है। ठीक है जी। प्लेस दिखाई दे सकता है, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा। थिंग यानी कोई भी किताब दिखाई दे सकती है, फोटो दिखाई दे सकती है, पेन दिखाई दे सकता है, पेपर दिखाई दे सकता है, बाइक दिखाई दे सकती है। तो ये इन सब चीजों का नाम अगर है तो नाम रखने की प्रथा को, जो जो चीजें दिखती हैं उन सब के नाम रखने की प्रथा को क्या बोलेंगे? विजिबल थिंग्स बोलेंगे। विजिबल यानी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है इनविजिबल। इनविजिबल, अब इसे इनविजिबल बोलो या फिर बच्चा आप बोल सकते हैं फेल्ट ओनली, या फिर आप बोल सकते हैं फेल्ट ओनली, यानी हर वो चीज जिसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसके नाम को क्या कहेंगे? इनविजिबल यानी फेल्ट ओनली। केवल 4 चीजें हैं जिसमें सबसे पहला आता है फीलिंग, एक्शन, किसी भी चीज की अवस्था, स्टेट, तो इन सब के नाम को संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही तीसरा हिस्सा आता है यूनिट्स यानी मेजर, यानी तीसरा हिस्सा आता है मेजर किया जा सकता है, यानी कि जिन चीजों को गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तोल सकते हैं, यूनिट कर सकते हैं। तो अब यूनिट, यूनिट कहिए या यूनिट के अलावा कैटेगरी कहिए, यूनिट कहिए या उसे कहिए कैटेगरी। अब जैसे हम ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक की कोई शेप नहीं होती है बच्चा, ट्रैफिक की कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती। बाइक की शेप हो सकती है, कार की शेप हो सकती है, ट्रैफिक की शेप नहीं हो सकती है। जब ट्रैफिक की शेप नहीं हो सकती है तो वो किस में आ गया? कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर क्या है? एक कैटेगरी बना दी। कैटेगरी यानी कि आपको क्या क्या दिख सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। आप फर्नीचर में टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, चेयर के बाद में स्टूल देख सकते हैं, बेड देख सकते हैं, अलमीरा देख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर नहीं। फर्नीचर उस पूरी कैटेगरी का नाम हो गया। सेम ऐसे ही कैटेगरी के बाद अगर बात करें कटलरी की तो टेबल, स्पून देख सकते हैं, खाना खाने के लिए जो काटा फॉक आता है वो देख सकते हैं, नाइफ देख सकते हैं, लेकिन आप कटलरी नहीं देख सकते। ऐसे ही किसी चीज की यूनिट की बात करें, अब यूनिट 2 हिस्से में काउंट होती है, जिसे गिन सकते हैं या तोल सकते हैं। जो चीजें गिनी जा सकती हैं उन्हें हम किस में काउंट करेंगे? गिनने के लिए संख्या में, नंबर्स के अंदर गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास 5 कमीजें हैं, 10 कमीजें हैं, 100 कमीजें हैं। और ऐसे ही जो चीजें मेजर की जा सकती हैं, मेजर यानी कि आप बाजार से चावल लाते हैं, दिखाई देते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तोल सकते हैं। तो ये सभी चीजों के नाम रखने की कला को संज्ञा कहा जाता है। अब अगर बात करें कि संज्ञा पहला पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में एक छोटा सा समझते हैं। छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं क्या? कि बच्चा, संज्ञा का अगर प्रयोग होता है, यानी संज्ञा का यूज होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि नाउन अगर यूज होगा तो केवल और केवल या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। नाउन का इस्तेमाल केवल और केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, इसके अलावा नाउन का कोई यूज नहीं होता है। बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं कि ये नाउन है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है तो वो संज्ञा नहीं होगी। अब यहां पर एक नोट समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। वर्ड की कैटेगरी में नाउन को यहीं पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन देकर हम अगला काम शुरू कर रहे हैं। अगला पॉइंट प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो नाउन का अर्थ हमने क्या बताया? नाउन का मीनिंग बताया चीजों का नाम रखना, चीजों का नाम रखना। अब चीजों का नाम कैसे रखा जाता है वो हमने बताया कि जो जो चीजें दिखाई देती हैं उन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कहते हैं तो एक नोट समझ लीजिएगा, क्या? कि आपकी अंग्रेजी में आर्टिकल्स यानी कि ए एन
द का अगर प्रयोग होगा तो केवल और केवल नाउन के लिए होगा। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव की बात करते हैं, विशेषण की बात करते हैं, तो बच्चा एडजेक्टिव का प्रयोग भी केवल और केवल संज्ञा के लिए होता है। एडजेक्टिव के अलावा अगर आप और फर्दर डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, तो डिटर्मिनर्स का प्रयोग भी केवल और केवल संज्ञा के लिए होता है, केवल और केवल संज्ञा के लिए होता है। तो चलिए अब ये तो हम समझ गए कि आर्टिकल यानी ए एन दा आएगा तो अगला वर्ड नाउन है। इन, ऑन, एट, इनटू अगर आ गया तो सॉरी एडजेक्टिव आ गया, मैनी, मच, मोर, फ्यू, ऑल, ये भी क्या है आपके एडजेक्टिव्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, तो ये सब संज्ञा के लिए। कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा आपके सामने अभी हमने एक परिभाषा देखी, क्या परिभाषा की बात करी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इनके स्थान देखते हैं, फिर प्रोनाउन की बात करेंगे। अब कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं बच्चा, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं संज्ञा है। जैसे किसी पर्सन का नाम क्या हो सकता है बच्चा, देखते हैं यहां पर पर्सन की बात करी, पर्सन का नाम राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन हो सकता है। इसी को हम बॉय, गर्ल, स्टूडेंट बोल सकते हैं, प्रोफेसर बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, ब्रदर बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं। ऐसे ही इसी के ग्रुप को क्राउड कह सकते हैं। ऐसे ही बॉय के ग्रुप की बात की जाए और ये जनता भड़की हुई हो तो इसे मॉब कह सकते हैं। ऐसे ही बच्चा बॉय का ही ग्रुप अगर आर्मी में है तो इसे ट्रूप कह सकते हैं। तो ये सब जो नाम दिए गए हैं ये सब संज्ञा है, ये सब संज्ञा है, यानी पर्सन का नाम अगर है तो वो सब संज्ञा का हिस्सा बनेगा। पर्सन के बाद अगर बात करें प्लेस की, पर्सन के बाद बात करें प्लेस की, तो दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, राजस्थान, मुंबई, इंदौर, ये क्या है, ये प्लेस का नाम है बच्चा। अगर इसी की जगह मुझे बोलना हो यदि इसको सिटी, टाउन, तो बोला जा सकता है। इसी की जगह अगर इसके अंदर अगर कोई छोटा सा हॉल बना हुआ है, मैरिज हॉल बना हुआ है, तो ये भी एक प्लेस है। ऐसे ही अगर आप प्लेस की बात करते हैं तो पार्क की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नाम है, संज्ञा है। अगर हम बात करें थिंग की, तो चीजों की यदि बात करते हैं तो बच्चा चीजों में कौन सी चीजें आती हैं, जो भी निर्जीव चीजें आप अपने आसपास के माहौल में, वातावरण में देखते हैं वो सभी चीजें थिंग का हिस्सा है बच्चा। कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं बच्चा थिंग में, जैसे हमने बोला पेन आ सकता है, शर्ट आ सकता है, पेपर आ सकता है, पेपर आ सकता है। कुछ इस प्रकार की चीजें हमारी कंसीडर होती हैं, किसमें कंसीडर होती हैं, सारी की सारी चीजें कंसीडर होती हैं नाउन के अंदर। अब नाउन का पहला काम हमने बताया, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब नाउन नेमिंग वर्ड है, चीजों का नाम रखता है। तो चलिए ओवरव्यू लेते हुए दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। संज्ञा के बाद ओवरव्यू लेते हुए दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं, सर्वनाम का, प्रोनाउन का। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इधर समझ लीजिए, फॉर द नाउन, फॉर द नाउन, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं और संज्ञा के बार बार प्रयोग होने वाली बातों को, आदतों को रोकते हैं। अब संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं होने देना है, इस एक्टिविटी को रोका जाता है, तो इसी को सर्वनाम बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी द वर्ड्स विच आर यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, द वर्ड्स which are used on the place of noun are called pronoun, are called pronoun.
वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मुझे किसी व्यक्ति का, मेरा नाम मोहन है जैसे, तो मैं अपने लिए आई का इस्तेमाल कर सकता हूं। आप सभी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आपके लिए, तुम के लिए मैं यू का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर सेम इसी तरीके से हम सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सब का कोई ना कोई नाम होगा, तो हम उसके लिए वी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई एक लड़के का नाम है रवि, तो रवि के लिए मैं ही लिख सकता हूं। कोई गर्ल यदि है, लड़की यदि है, तो शी लिख सकता हूं। बहुत सारे लोग यदि हैं, तो उसके लिए दे का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सभी शब्द प्रोनाउन बनते हैं, सर्वनाम बनते हैं। और आई से जैसे बन जाएगा बच्चा मी, यू से यू ही रहता है, वी से अस बन जाता है, ही से हिम बनेगा, शी से हर बनता है, और दे से देम का प्रयोग होता है। तो ये सभी तरीके से जब हम संज्ञा को हटाकर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो दो चीजों में सबसे पहली चीज क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्वनाम कौन सी संज्ञा के स्थान पर लगेगी। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञा की पोजीशन क्या है। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि संज्ञा की पोजीशन क्या है, कि कहां पर, किस सिचुएशन पर आप नाउन का प्रयोग करते हैं, किस सिचुएशन पर नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको स्थिति नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, तो काफी कठिनाई सामने आती है। एक बच्चे के लिए ये समझने में, एक बच्चे के लिए ये समझने में कठिनाई आती है कि संज्ञा का एक्चुअल में प्रयोग होगा भी तो कहां होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा पॉइंट आता है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड की फैमिली का, एडजेक्टिव। ADJECTIVE। कई लोग इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन असलियत में एडजेक्टिव होता है। हिंदी बात करें तो इसे विशेषण कहते हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चा, एडजेक्टिव का काम होता है संज्ञा को मॉडिफाई करना, यानी संज्ञा के बारे में कुछ कहना। यानी कि इसे हम कहते हैं अ वर्ड विच इज यूज्ड, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ बताए या सर्वनाम के बारे में कुछ बताए, या फिर ऐसा शब्द जो इन दोनों के बारे में कुछ मॉडिफिकेशन करे, इनकी तारीफ करे या इनसे संबंधित कुछ डिस्क्रिप्शन दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट मैं बेसिक इनको कुछ हिस्सों में बांटता हूं, जिसको हम कहते हैं बच्चा QOSASCOMP। QOSASCOMP। तो सबसे पहले देखते चलते हैं कि वे सभी शब्द जो किसी भी चीज की संख्या बताएंगे या फिर उनकी मात्रा बताएंगे, वे सभी शब्द। तो क्यू से बनता है क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी के सिनोनियम के तौर पर हम लिख देते हैं नंबर। वे सभी शब्द जो किसी भी रूप में किसकी संज्ञा की क्या बताते हैं, संख्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे, तो उन सभी शब्दों को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, विशेषण। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा मैनी, मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे। बहुत सारे किताबें रखी हैं टेबल पर, बहुत सारी, तो मैनी क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। मैनी के बाद ऐसे ही बच्चा एक वर्ड आता है मच, एक वर्ड आता है लिटिल, फ्यू। ये सभी शब्द जो होते हैं, ये किसी भी चीज की संख्या या फिर मात्रा दिखाने का काम करते हैं। अब आती है परिभाषा में, ओ का नाम कहें तो ओ बनता है किसी भी चीज की ओपिनियन के लिए। ओपिनियन, आप किसी के गुण बता सकते हैं, दोष बता सकते हैं, किसी भी चीज का आकार बता सकते हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजों को जोड़ते हैं जिसमें आप गुण,
दोष आदि को जोड़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो वर्ड बनता है। जैसे आपने किसी को देखकर बोला ब्यूटीफुल, आपने किसी को देखकर बोला ब्यूटीफुल। ऐसे ही आपने एक वर्ड बोला अगली, ऐसे ही एक वर्ड बोला स्मार्ट, ऐसे ही वर्ड बोला इंटेलिजेंट। तो ये सभी क्या है, ये ओपिनियन है। समाज में आप किसी को देखकर क्या अपनी ओपिनियन रखते, किसी से बात करते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये भी एक वर्ड बनता है ओपिनियन का। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के अंदर, जैसे बच्चे आपने एक वर्ड बोला इंटेलिजेंट है ये, ऐसे ही वर्ड बोला डफर है ये, तो ये क्या है, ये ओपिनियन है। ओपिनियन के बाद नंबर 3 पर आता है बच्चा किसी भी चीज का साइज। साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये क्या बनेगा, साइज बनेगा। चौथे में आप बात करते हैं किसी भी चीज की एज की, एज की बात करते हैं यानी वो कितना नया है पुराना है, तो आप इसे न्यू भी कह सकते हैं, ओल्ड भी कह सकते हैं, एनिशियंट भी कह सकते हैं जो बहुत पुराना हो, एनिशियंट के बाद मॉडर्न भी कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं ये विशेषण को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है बच्चा शेप, इसके बाद आता है शेप, ये अगला वाला ऐसा आ गया शेप। अब शेप जो है स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, तो ये सभी चीजें शेप का हिस्सा है। ट्रायंगल भी हो सकता है, तो ये सभी क्या है बच्चा, शेप है। शेप के बाद बच्चा अगला वर्ड आता है कलर का। कलर की स्पेलिंग दो होती हैं, COLOUR, या फिर एक स्पेलिंग होती है COLOR। तो ये सभी चीजें विशेषण का हिस्सा है, विशेषण का हिस्सा है। जैसे आपने कहा रेड शर्ट, तो रेड भी क्या है, कलर है। ब्लैक शर्ट, तो ये भी क्या है, कलर है। तो इस प्रकार के कलर्स को डिफाइन किया जाता है। तो बच्चा ये जो बचे हुए सेक्शन है ये सभी एडजेक्टिव का हिस्सा है। जैसे ओ से बनता है बच्चा ओरिजिन, किसी भी चीज की बात करते हैं तो आप ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन मतलब वो कहां से बिलोंग करता है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला द चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट। अब बात करी चाइनीज रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट की क्वालिटी क्या है कि वो चाइनीज रेस्टोरेंट है। ऐसे ही आपने एक वर्ड बोला मद्रास कैफे, मद्रास कैफे। ऐसे ही आपने एक और वर्ड बोला मद्रास की जगह पंजाबी डांस, राजस्थानी या पंजाबी थाली। अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा लिखा होता है कि भाई हमारे यहाँ पर पंजाबी थाली का भोजन मिलता है। तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन में जैसे हमने वर्ड यूज किया गांधीयन मूवमेंट, मार्क्सिस्ट व्यू, नक्सलाइज्ड एरिया, तो ये क्या है, ये सब उसके ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन के बाद एक वर्ड आता है मटीरियल। आप ये भी विशेषण का ही हिस्सा जोड़ते हैं। मटीरियल में लेदर हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब क्या है, मटीरियल है। लेदर, कॉटन, सिल्क, ये सब मटीरियल है। एंड द लास्ट वर्ड इज पर्पस। पर्पस, किसी भी चीज का जब उद्देश्य बताया जाता है तो ये सब पर्पस है। पर्पस है तो पर्पस मतलब जैसे मैंने कहा भाई मुझे एक चाकू खरीदना है जो चॉपिंग नाइफ होगा। चॉपिंग नाइफ, चॉपिंग नाइफ यानी कि जब हम किसी चीज के टुकड़े करने के लिए, मिन्स करने के लिए, छोटे छोटे पोर्शन करने के लिए जब हम कोई चाकू लेते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चॉपिंग नाइफ। ऐसे ही घरों के लिए ली जाती है बच्चा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, तो मशीन का विशेषण क्या है, किस काम आती है, कपड़े धोने के। तो ये सभी शब्द बनेंगे एडजेक्टिव। अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि अगर कोई हमसे पूछे कि विशेषण क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा को मॉडिफाई करता है। विशेषण का प्रयोग अगर होगा तो हमेशा संज्ञा से पहले होगा, हमेशा संज्ञा से पहले होगा। संज्ञा से पहले और कोई शब्द आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता है, ये बात आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण हो गया। अब आ जाता है वर्ब। अब आ जाता है बच्चा चौथा हिस्सा वर्ब का।
वर्ब कहते हैं बच्चा क्रिया को, वर्ब कहते हैं क्रिया को। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, किसी भी काम का बच्चा जब करना या होना पाया जाता है तो इसे हम वर्ब कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ब। जब भी किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वर्ड्स वर्ड्स दैट कन्वेज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी उन सभी शब्दों को वर्ब बोला जाता है जिसे किसी काम के करना या होया जाने का आभास होता है। जैसे हमने कहा टू डांस, नाचना, टू प्ले, खेलना। ऐसे ही हमने एक शब्द बोला टू क्राई, रोना, टू कंप्लीट या टू फिनिश, किसी चीज को समाप्त करना। हिंदी भाषा में जिस भी शब्द के पीछे बोलते समय ना लग जाए वे सभी शब्द क्रिया का हिस्सा बनते हैं, वे सभी शब्द क्रिया का हिस्सा बनते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, सोना, ये सभी चीजें क्या हैं? क्रिया हैं। सभी चीजें क्रिया हैं जिनके पीछे ना लग जाए। दूसरी पहचान क्या है कि पहचान यह है कि जिस भी शब्द के पीछे ईडी लिखा हो या आईएनजी लगा हुआ हो वे सभी शब्द क्रिया ही कहलाते हैं। वे सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं जिनमें किसी भी शब्द के पीछे क्या लिखा हो? ईडी लिखा हो या आईएनजी लिखा हो। ज्यादातर न्यूज़पेपर में ऐसे सैकड़ों शब्द मिलते हैं जो ईडी और आईएनजी को दर्शाते हैं, तो उन सबको बोला जाएगा बच्चा क्रिया, उन सबको बोला जाएगा क्रिया। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसे बच्चा बोला जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए यदि कोई रिस्पॉन्सिबल वर्ड है तो उसी को बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अगर हमसे कोई पूछे कि क्रिया विशेषण क्या है, क्या काम आता है, किस काम आता है, तो ये अकेला एक ऐसा वर्ड है। ध्यान से सुनिएगा। पूरी इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव की बात करें, वर्ब की बात करें, एडवर्ब की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, या फिर दोस्तों बात करते हैं यदि हम कंजंक्शन की, इन सभी के बारे में जब भी इनको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को जब भी क्या करना होता है बच्चा? मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई का मतलब होता है इनसे संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी जोड़नी होती है या इनसे संबंधित कुछ भी नया बताना होता है तो वर्ड बनता है एडवर्ब का। कुछ भी बताना होगा तो वर्ड बनेगा एडवर्ब का। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी विशेषण की बात हो, एडजेक्टिव की बात हो, उसके साथ में यदि एलवाई लिखा आ जाए तो बच्चा वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, एक वर्ड क्या है बच्चा? ब्यूटीफुल। अगर मैं ब्यूटीफुल के साथ में ब्यूटीफुली लिख दूं तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। ऐसे ही एडजेक्टिव में दोस्तों मैंने एक शब्द लिखा फाइनल, तो एलवाई जोड़ दिया तो फाइनली बन गया। यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सली वर्ड हो सकता है। फ्रेंड की बात करें, फ्रेंड तो खैर एक संज्ञा हो गई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके आगे आप एलवाई जोड़ते हैं और एलवाई जोड़ते के साथ ही वो एक एडवर्ब बन जाता है। एलवाई के साथ एडवर्ब
बन जाता है। ये बात आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो एडवर्ब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब की एक छोटी सी परिभाषा आपके लिए लिख देते हैं। अ वर्ड which is used to to modify an adjective, an adverb, अकेला एडवर्ब एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे सेक्शन को कवर करता है। एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इवन सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, क्लोज को मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब अकेला एक ऐसा सेक्शन है जो लगभग पूरी इंग्लिश के अंदर, लगभग पूरी इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई ही सेक्शन होगा जिसको मॉडिफाई एडवर्ब ना करता हो। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसे एडवर्ब मॉडिफाई ना करता हो, एडवर्ब मॉडिफाई ना करता हो, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। यानी सब कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ये बात याद रखिएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारे पास में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अकेला एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीपोजिशन अकेला एक ऐसा शब्द है जो वर्ब का रिलेशन क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, यूज टू शो पोजिशन, याद रखिएगा। अ वर्ड which is used to show position, time, relation, location, manner, etc. is called preposition. अब प्रीपोजिशन कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा इन, ऑन, एट, इनटू, ऑफ, ऑफ, फ्रॉम, अराउंड। हालांकि कई किताबें अराउंड को प्रीपोजिशन नहीं मानती हैं। राउंड, अबाउट, विद, बाय, अब इसी के बाद में थ्रू, अक्रॉस, एक्सेट्रा। जब कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब भी कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द का दूसरे से संबंध दर्शाया जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट से रिलेशन दिखाया जाता है, तो वो वर्ड बनता है प्रीपोजिशन। तो वो वर्ड बनता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। अक्सर आप कहते हैं कि आप किस से लिख रहे हैं, तो मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। राइटिंग के बाद में कोई एक वर्ड चाहिए प्रीपोजिशन का जो ये इंडिकेट करे रिलेशन को, मैनर को, मोड को, ताकि आप समझ पाए कि किससे लिख रहे हैं। हिंदी में अक्सर इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, या ये कहिए कि हम इतने फेमिलियर हो गए कि हम इनको फोकस नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में इनका यूज बहुत ज्यादा बनेगा। आपके बैंक एग्जाम के अंदर प्रीपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होगा बच्चा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये चीज आप याद रखिएगा, भूलना नहीं भाई। फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत रोल प्ले करेगा, और इसी के अंदर वर्ड यूज हो जाएगा बच्चा फ्रेजल वर्ब्स का, इसी में वर्ड यूज हो जाएगा फ्रेजल वर्ब्स का। ये दो सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आपको ये बैंकिंग के सेक्शन में कवर करना एक तरीके से मजबूरी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रीपोजिशन के बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है बच्चा कंजंक्शन का। कंजंक्शन कहिए, कनेक्टर्स कहिए, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसे वर्ड को यूज करते हैं। अ वर्ड
which is used to connect two words, phrases, sentences और क्लोजेस। वे सभी शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, या ये कहिए जो क्लोजेस को जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी प्रकार से जोड़ने का काम करे, इसे पूर्व सर्ग कहते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन कहते हैं। खैर, ये जोड़ने का काम करता है, आपस में कनेक्ट करता है अलग अलग चीजों को। आपने अक्सर सुना होगा, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। जब आप बात करते हैं एक शब्द को जोड़ने का दूसरे शब्द से, तो एक शब्द हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम। इनको जोड़ने के लिए जो वर्ड आया एंड, ये बन गया आपका कंजंक्शन। सेम ऐसे ही आपने एक वर्ड बचपन में पढ़ा होगा, या तो ये या वो, तो हम लिख सकते हैं आइदर रवि और कविता, और कविता हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, हैज ब्रोकन दिस ग्लास। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा, या तो रवि ने ग्लास तोड़ा है या फिर कविता ने ग्लास तोड़ा है, तो आइदर के साथ और हो गया, ये हो गया कंजंक्शन, क्योंकि ये रवि और कविता में ऑप्शन दे रहा है। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं, जैसे हमारे पास एक कंजंक्शन आया बट का, ऐसे ही एक कंजंक्शन आया हमारे पास एज वेल एज का, ऐसे ही एक कंजंक्शन बनता है बच्चा अलोंग विद का। कंजंक्शंस बहुत सारे बनते हैं, लगभग 60 कंजंक्शंस हमारे पास हैं। 60 कंजंक्शन है जो टाइम को दिखाएंगे, कंडीशन क्रिएट करेंगे, जैसे इफ हो गया, सपोज हो गया, वेदर हो गया, ये सब कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो ये सभी कंजंक्शन जो है ये वर्ड फैमिली का पार्ट बनते हैं, वर्ड फैमिली का पार्ट बनते हैं। यदि आप में से कोई बच्चा एसएससी भी देना चाहता है, या पटवारी जैसे, या बेसिकली लो लेवल के एलडीसी जैसे एग्जाम देना चाहता है, तो एग्जामिनर अक्सर एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए का मतलब ये कि इसमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का, और उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाता है। इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। वर्ड्स दैट एक्सप्लेन फीलिंग्स, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वे सभी शब्द जो किसी भी प्रकार से फीलिंग्स को दर्शाते हैं, फीलिंग्स को दर्शाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाय, एक ये वर्ड देखा होगा। ऐसे ही एक वर्ड आपने बच्चा देखा होगा हेलो। ऐसे ही एक वर्ड आपने देखा होगा वाओ। ऐसे ही किसी को धिक्कार है बोलना है तो फाई। ऐसे ही किसी को बोला जाता है ब्रावो। ऐसे ही कई जगह हम वर्ड्स का यूज करते हैं हाउ या वट से। What a beautiful building! How stupid he is! तो ऐसे ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द बनते हैं एक्सक्लेमेशन के पार्ट, एक्सक्लेमेशन के पार्ट बनते हैं, और ये सभी वर्ड फैमिली का हिस्सा हैं। ये सभी वर्ड फैमिली का हिस्सा है। बच्चा, अगर कोई भी सेंटेंस अगर किसी विद्यार्थी को लिखना पड़ता है, तो इन्हीं वर्ड फैमिली के अलावा और कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिससे वो सेंटेंस लिखा जा सके। कोई भी सेक्शन नहीं है, हर सेक्शन के लिए आपको इस वर्ड फैमिली का यूज करना पड़ेगा, इस वर्ड फैमिली का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, दोज हु आर इन फेवर ऑफ को एजुकेशन, को
those who are in favor of co-education, say that. Boys and girls are not mentally different. And emotional and physical differences are not the bars of learning. Bars of learning. अब बच्चा मैंने यहाँ पे काफी अच्छा सा सेंटेंस लिखा है, पहले इसकी हिंदी बताता हूँ, हिंदी बताने के बाद इस सेंटेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर दोज। बच्चा ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी यहाँ पर अब जाहिर सी बात है सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस लिखने के बाद मुझे एडजेक्टिव तो यूज करना ही पड़ेगा या पार्ट ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यही पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है बच्चा, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्रिएट करता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में या एक वर्ड का दूसरे वर्ड में कनेक्शन। ठीक है, तभी पूरा का पूरा पार्ट स्पीच लिखा जाता है। दोज यानी वे लोग। अब इस वे लोग को डिफाइन करने के लिए पूरा यहां से लेकर यहां तक एक तरीके से एडजंक्ट दिया हुआ है। एडजंक्ट यानी उन चीजों को समझाया गया है कि कौन है ये लोग। तो दोज वे लोग, अब ये कौन है वे लोग, ध्यान से देखते हैं। दोज, अब यहां पर हु का प्रयोग किया। हु अपने आप में भी एक प्रोनाउन है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब दोज के बाद हमने बोला दोज हु आर बन गया बच्चा हमारा वर्ब इन फेवर ऑफ को एजुकेशन। छोटा छोटा सेक्शन समझे तो एजुकेशन जो हो गया हमारे पास ये नाउन हो गया। से यानी कहते हैं यानी ये वर्ब हो गया। तो दैट हो गया कनेक्टर, कनेक्टर यानी कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे बच्चा नाउन हो गया। तो एक तरीके से जब आप सेंटेंस को बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस को लिखने के अंदर एक एक वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो एरर्स आते हैं तो ये एरर्स जो होते हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आज हम इसके बाद पढ़ते हैं अगला सेक्शन सेंटेंस का। हमने आपको बोला था कि वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को समझना है तो बहुत छोटी सी चीज समझिएगा कि सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य का मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपको एक पूरा पर्याप्त रूप से मीनिंग देकर जाए। शब्दों का समूह जो पूरा मीनिंग देकर जाए, और मीनिंग देने के लिए हमारे पास में एक ही वाक्य की कैटेगरी बना दी जाती है। वाक्य को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब सबसे पहली बात हमने कहा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब हमने क्या बताया? वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? जिनसे शब्दों का समूह जिससे पूरा अर्थ बने, पूरा यानी कंप्लीट मीनिंग बने। अब कंप्लीट मीनिंग बनने के लिए सेंटेंस में एक हिस्सा आता है बच्चा हमारे पास फॉर्मेशन के आधार पर। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। फॉर्मेशन के आधार पर जब हम डिवीजन करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो सबसे पहला सेंटेंस बनता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस को असलियत में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना, जानकारी देना, पहले से ही सारी बातें बता देना। तो असर्टिव सेंटेंस को घोषणा वाले वाक्य बोला जाता है जिसमें हम जानकारी देते हैं। दूसरा सेंटेंस डिवीजन में आता है बच्चा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का अर्थ क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं बच्चा जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्रश्न आप अक्सर पूछते हैं, जैसे आप कौन है,
कहाँ जा रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी देर और लगेगी, कितनी देर तक आप पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए, कौन कौन से टॉपिक अभी कवर होने बाकी हैं, तो ये सभी शब्द जो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। नंबर तीसरा पार्ट बनता है हमारे पास में इंपैरेटिव सेंटेंस का। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं, कमांड दे देते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं ना, खाना खाओ, चुप हो जाओ, बोलो मत, बातें नहीं, ध्यान दो, सुनो ध्यान से, चलो खेलते हैं, उसे जाने दो। तो ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं। इंपैरेटिव के बाद में नंबर 4 हिस्सा बनता है एक्सक्लामेटरी का। नंबर चौथा हिस्सा बनता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो अभी हमने पढ़े, जिसके अंदर हम विस्मयादि बोधक लगाते हैं। बचपन में आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, इस सिंबल में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं। नंबर 5वां हिस्सा आता है बच्चा हमारे पास में ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम रिक्वेस्ट विश करते हैं, हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। तो अक्सर ऐसे सेंटेंसेस जो आएंगे वो हमारे बनते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। अगला पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अक्सर आप न्यूज़पेपर के जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो ऐसी कई बार चीजें देखने में आती हैं कि आप सेंटेंस बना तो देते हैं, लेकिन सेंटेंस जो बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन तो इस हिस्से में हो गई, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर मीनिंग के आधार पर चलता है, उसमें फॉर्मेशन का फोकस ही नहीं होता है। फॉर्मेशन का फोकस नहीं होता है तो हम सिंपल से 3 हिस्सों में बांट देते हैं सेंटेंस को। पहला हिस्सा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस का, दूसरा बन जाएगा कंपाउंड का, और तीसरा हिस्सा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स का। तीसरा हिस्सा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो ये तीनों पार्ट जो हैं ये पूरा का पूरा सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आगे धीरे धीरे इन चीजों की जानकारी मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज क्या कि सेंटेंस को लिखने के लिए, सेंटेंस को लिखने के लिए अब हमें किस किस चीज की जरूरत है? अभी आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी ली, बेसिक कंपोनेंट पढ़े। बिल्कुल पढ़े भाई, बेसिक कंपोनेंट नहीं पढ़ते तो हमें पता कैसे चलता कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच कहां कहां रोल प्ले करेगा। लेकिन क्या सेंटेंस को लिखने के लिए और भी कुछ चाहिए? तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीख लीजिए, फिर आगे हम सेंटेंस को पढ़ाएंगे। सबसे बेसिक टर्म में सबसे पहला वर्ड आएगा हमारे पास में जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो है हमारे पास सब्जेक्ट का। दूसरा पार्ट हम बाद में बताएंगे, पहले एक एक चीज समझते चलते हैं। तो पहली हेडिंग बना लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक में। हेडिंग क्या है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट होता है शब्द या शब्दों का समूह जो परफॉर्म होता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, परफॉर्म करता है किसी काम को करने के लिए। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला कर्ता, सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन। इसे साधारण शब्दों में कहें तो इसे कह सकते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। वह व्यक्ति जो किसी काम को करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, कुछ करता है, सेंटेंस जिसके अंदर इर्द गिर्द घूमता रहता है। डूअर ऑफ एन एक्शन जो अक्सर किसी काम को दर्शाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रोहित completes his work on time। सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा रोहित अपना काम समय पर खत्म करता है। रोहित अपना काम समय पर खत्म करता है। ऐसे ही अगला सेंटेंस एक और दिखाते हैं। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड
to get the better result. Students worked hard to get the better result. तीसरा पॉइंट आता है the postman delivers the letters. Postman delivers the letters. अब इस सेंटेंस के अंदर दो बातें समझनी है, दो छोड़िए, एक सिंपल ही समझ लीजिए। क्या है कि सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछता है कि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को समझने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जिस भी सेंटेंस में एक्शन पता चल जाए, काम का पता चल जाए, जैसे इधर पता चलता है कंप्लीट करना मतलब समाप्त करना, समाप्त करना, हिंदी में आ गया समाप्त करना। याद रखना वर्ब के हमेशा उल्टी तरफ, वर्ब के हमेशा उल्टी तरफ जो शब्द होगा इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब के अपोजिट। चलो जी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जिस भी शब्द का अंत ईडी पर हो जाएगा, इसके विपरीत यानी इसके उल्टी तरफ जो वर्ड मिलेगा इसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। ऐसे ही डिलीवर करना, डिलीवर करना घर घर पहुंचाना, तो ये क्रिया है, क्रिया के विपरीत जो शब्द मिलेगा उसी को सब्जेक्ट कहा जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब भी हमसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, तो सबसे पहले वर्ब ढूंढ लो। जिस भी वर्ब के अंदर हिंदी में ना लगा हुआ आ जाए तो वो क्रिया बन जाएगी और क्रिया से पहले वाला शब्द सब्जेक्ट होगा। अगर आपको हिंदी नहीं बनानी आ रही है तो वर्ड देख लो कहीं उसमें ईडी तो नहीं लिखा है, अगर ईडी लिखा है तो उससे पहले वाला शब्द भी सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट बन जाएगा तो बात समझ जाइएगा। जिस बच्चे को इस पॉइंट से ना समझ में आए तो दूसरा पॉइंट है कि जब भी किसी सवाल से हमें हु या व्हाट का जवाब मिलता हो, किसी भी सेंटेंस में जब हमें हु या व्हाट का जवाब मिलता होगा तो वो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सवाल को पूछे यदि कौन कंप्लीट करता है अपना काम समय पर, कौन कंप्लीट करता है, जब भी हमें सेंटेंस में लिविंग की जानकारी लेनी है और हमने पूछा कौन करता है अपना काम समय पर, कौन करता है, तो हु यानी कौन करता है। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस में हु की जानकारी मिल जाएगी, कौन की जानकारी मिल जाएगी, तो मिलने वाला शब्द जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा कि भाई रोहित अपना काम समय पर खत्म करता है। अगर हमसे कोई पूछे कि पत्र कौन बांटता है घर घर जाकर, तो हमारे पास जवाब आएगा जी पोस्टमैन बांटता है, तो पोस्टमैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब कहते हैं कौन मेहनत करता है या किसने मेहनत करी अपना काम समय पर खत्म करने की या बेहतर रिजल्ट पाने की, तो वर्ड आ गया कि भाई सब्जेक्ट तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स हमारा अगर सब्जेक्ट है तो ये बन गया, क्या बन गया बच्चा, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट को ढूंढने का पहला तरीका। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट को ढूंढना है तो एक तो तरीका ये हो गया, पर क्या यही सब्जेक्ट होता है, ये है दूसरा सवाल। क्या यही सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से शब्द सब्जेक्ट बन सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि आप में से कोई लो लेवल की एसएससी की तैयारी कर रहा होता, एलडीसी की तैयारी कर रहा होता, तो मैं कहता भाई इतना ही सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा कोई शब्द हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, वर्ड्स कैन बी यूज या वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, तो पहला पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पर आता है कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। जब भी कोई वर्ड दिखाई देता है सब्जेक्ट पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो वो शब्द सब्जेक्ट बन सकता है। ये बात आपको याद रखनी है बहुत आसान तरीके से। इसके बाद अगर हमारे पास नाउन की जगह प्रोनाउन लिखा आ रहा है, आई वी यू दे ही शी इट, तो ये भी क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमारे
पास में किसी भी सेंटेंस में द के साथ में विशेषण लिखा आ जाए, द प्लस एडजेक्टिव लिखा आ जाए, तो ये भी विशेषण बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। नंबर 4 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करके यदि आईएनजी लिखा आ जाए तो ये भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। किसी वाक्य में अगर 2 प्लस V1 लिखा आ जाए तो वो भी हमारा शब्द बन सकता है। फ्रेज से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है बच्चा। फ्रेज के अलावा किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से भी शुरुआत की जा सकती है। क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी बच्चा हमारा क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। जरूरी नहीं है, हालांकि छोटे पैटर्न में पढ़ते हैं या बच्चे के बेसिक लेवल को पढ़ाते हैं तो बेसिक लेवल में तो कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट तो यही हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए या स्थान का नाम आ जाए। लेकिन क्या हर बार यही होगा कि व्यक्ति वस्तु का नाम आ जाए? नहीं भाई, हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वर्ड्स जुड़ते हैं कि ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो कुछ इनको समझना है। पहले ही बात क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चा जब आप सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो दो तरीके, एक तो होता है बुकिश लैंग्वेज सीखना, दूसरा होता है अप्लाइड इंग्लिश सीखना। अप्लाइड इंग्लिश सीखने का पर्पस क्या होता है? अप्लाइड इंग्लिश सीखने का पर्पस ये होता है कि आपको पता है सही टाइम पर कौन सा वर्ड सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा है यहां पर पहले सेंटेंस में लिखा मैंने रवि गेट्स अप एट 8 AM एवरी डे। रवि रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है। अब आगे मैंने लिखा यू, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। You, she and I are good friends. The poor are being exploited by the rich. ऐसे ही मैंने एक और वर्ड लिखा स्मोकिंग is injurious. Smoking is injurious to health. ऐसे ही मैंने कहा to swim is a good exercise. ऐसे ही मैंने कहा what he does and where he lives. Where he lives is not my personal matter. Yeah, is his personal matter. Is none of my business. ऐसे ही मैंने कहा whether she lives, whether she lives here or leave at once, leave at once is her personal डिसीजन। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, हालांकि मैं जानता हूं आप कहेंगे इतना सारा लिखने की क्या ही आवश्यकता थी, क्या ही बताना है इतना सारा लिख के, बट बच्चा कुछ चीजें बतानी आवश्यक है यहां पर।
सबसे पहला सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताया था। क्या बताया था? बहुत छोटा सा पॉइंट बताया था कि बच्चा जब भी आप कुछ इस प्रकार का सेंटेंस लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि क्या सब्जेक्ट आसानी से ऐसे ही ढूंढा जा सकता है। तो ज्यादातर 90% केसेस में सेंटेंस में शुरुआत होती ही सब्जेक्ट से है, वाक्य की शुरुआत होती ही सब्जेक्ट से है। जैसे हमने लिखा रवि गेट्स अप एट 6 AM एवरी डे, रवि सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो रवि यहां पर सब्जेक्ट है। अगर सवाल पूछा जाता है हु गेट्स अप एट, कौन उठता है 6 बजे, तो आपका जवाब मिल जाएगा रवि। सेम ऐसे ही प्रोनाउन की बात करते हैं, और मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा, यहां पे लिखा मैंने यू शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तुम वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। कौन अच्छे दोस्त हैं? फिर से अगर सवाल पूछे तो हु का जवाब मिलते ही, जैसे ही हमारे पास जवाब मिलेगा हु का, तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। द पुअर, यानी जितने भी अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं। अब नोटिस कीजिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। द पुअर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, यहां पे बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस को दिखाने के लिए किया जा रहा है, और एक्सप्लॉइटेड का अर्थ होता है शोषण होना। किसके द्वारा शोषण हो रहे हैं? बाय, बाय यानी द्वारा, द्वारा यानी कि इनका शोषण किया जा रहा है अमीरों के द्वारा। तो कायदे से सब्जेक्ट हमारे पास कहां पर है? कायदे से सब्जेक्ट जो है वाक्य के अंत में है, कायदे से सब्जेक्ट जो है वाक्य के अंत में है। और पुअर क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट है। पुअर हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट है। अगर पुअर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एक बात समझनी है कि पुअर यहां पर ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के स्थान पर, और वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? पुअर के अनुसार। तो यहां पर दिखने में पुअर बेशक ऑब्जेक्ट है, दिखने में पुअर बेशक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप इसे कंसीडर सब्जेक्ट ही करेंगे, आप इसे कंसीडर सब्जेक्ट ही करेंगे। यानी पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग है, लिंकिंग वर्ब जिसके अनुसार यूज हो रहा है, वही वर्ड हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, वही वर्ड हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इज एम आर किसके अनुसार यूज हो रहा है? सहायक क्रिया स्मोकिंग के अनुसार यूज हो रही है, तो इस वाक्य में स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? स्मोकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिस चीज के बारे में अगर बात होगी तो वो भी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। कहता है स्विमिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो टू स्विम मीन सब्जेक्ट है। ऐसे ही एक क्वेश्चन वर्ड की बात करी हमने, व्हाट शी डज, वो क्या करता है, और वेयर ही लिव्स, और कहां रहता है। वो क्या करता है, कहां रहता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है कि वो कहां रहता है, कहां जाता है, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा इसमें एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, क्वेश्चन वर्ड का एक सब्जेक्ट ये हो गया। दो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस से भी जब भी सेंटेंस आता है, रिपीट करता हूं, जब दो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस बनते हैं तो ये दो सब्जेक्ट कंसीडर होता है। अक्सर कहते हैं ना, अबे वो कहां रहता है, क्या करता है, मुझे क्या पता। कई बार आप ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं पता वो सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये भी नहीं पता। तो ये क्या है? वेदर, वेदर शी लिव्स हेयर, एक सेंटेंस में फ्रेज बन गया। दूसरा, और लीव एट वंस, कि भाई तुरंत चली जाए। इज नन ऑफ माई बिजनेस, इज हर पर्सनल डिसीजन। तो जब भी किसी सेंटेंस में इस प्रकार की चीजें आएंगी तो आपको सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है बस, केवल। और वो छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात ये है कि आपके सामने जब भी कुछ इस प्रकार का वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं है। कोई ये मत सोचना कि सब्जेक्ट इतना ही होगा, सब्जेक्ट की परिभाषा बहुत व्याख्या में है, विस्तार में है, और बैंकिंग के अंदर आपको ये चीजें समझनी अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब।
अब इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम लिंक वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। फिलहाल इसके दो हिस्से बना देता हूं मैं। एक वर्ब का हिस्सा हमने बना दिया बच्चा यहां पे, एक वर्ब का हिस्सा हमने यहां पे बना दिया प्राइमरी वर्ब का, एक वर्ब का हिस्सा बना प्राइमरी वर्ब, और दूसरा हिस्सा बच्चा बना यहां पे मोडाल्स का, दूसरा हिस्सा बना मोडाल्स का। ये प्राइमरी वर्ब और मोडाल्स में दोनों में अंतर है। प्राइमरी वर्ब जो है किसी भी एक्शन में समय की पहचान कराने में सहायता करती है कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। जब भी आपको इस प्रकार के एक्शन की जानकारी देनी है तो प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को फोकस करना अनिवार्य है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चा, जैसे हमने बोला डू, डज, डिड, ये हमारी प्राइमरी वर्ब का हिस्सा है। सेम ऐसे ही हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी क्या है, ये भी हमारी प्राइमरी वर्ब का हिस्सा है। ऐसे ही वर्ड बना, क्या बना, हैज, हैव और हैड, ये भी क्या बना, ये प्राइमरी वर्ब बना। जबकि अगर आप मोडाल्स की बात करते हैं तो विल, शैल मोडाल्स हैं, कैन, कुड मोडाल्स हैं बच्चा, ये कैन, कुड हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड बना, क्या बना, मे, माइट का बना। मे माइट की जगह अगर आपने कहा शुड बन जाएगा मोडाल, तो बिल्कुल शुड की जगह वुड भी बन जाएगा मोडाल। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना दोनों के अंतर में, दोनों का अंतर समझते हुए एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि किसी वाक्य के अंदर आपको टाइम की बात करनी है। जब हिंदी में बचपन में पढ़ाया जाता था कि इस एक्शन में कहते हैं बेटा रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो वे सभी शब्दों की पहचान करने के लिए हमेशा हमें फोकस करवाया जाता था प्राइमरी वर्ब पर। लेकिन जब आप बात करते हैं स्थिति की, सिचुएशन की, परिस्थिति की, जब आप बात करते हैं सिचुएशनल टॉक्स की, तो सिचुएशनल टॉक्स की बात जब भी की जाएगी, सिचुएशनल टॉक्स की बात जब भी की जाएगी तो हमें हमेशा यूज करने पड़ेंगे मोडाल्स, हमेशा यूज करने पड़ेंगे मोडाल्स। मोडाल्स की अलग अलग पहचान होती है, ये कभी भी बदलते नहीं है या ये टेंसेस के अनुसार यूज नहीं होते। इनमें दो ही कंसेप्ट होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट का, प्रेजेंट या पास्ट का। अब इसके बाद बचता है तीसरा और मेन आखिरी तत्व जिसे हम कहते हैं, क्या, इसे हम कहते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट को। तीसरा और आखिरी तत्व बचता है ऑब्जेक्ट की बात। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रोकते हैं, काफी सारा कंपोनेंट हमने पढ़ाया, काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी डिटेल दी गई है बेसिक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए दी गई है। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट को डिस्कस करके, सेंटेंस के पार्ट्स को डिस्कस करके नाउन का टॉपिक शुरू करवाया जाएगा। नाउन का टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चा, धन्यवाद।